राधे राधे बच्चों। अब हम वेक्टर रिजोल्यूशन के बारे में समझते हैं। तो वेक्टर को उसके टुकड़ों में बांटा जा सकता है। अब समझें कैसे। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए है, उसके आगे वेक्टर बी, फिर वेक्टर सी, वेक्टर डी और वेक्टर ई। तो हमारे पास में इतने सारे वेक्टर्स हैं जो सब सेम ऑर्डर में हैं, और ये फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल और ये लास्ट वेक्टर का फाइनल पॉइंट है। तो रिजल्टेंट ये आर है। तो हम कह सकते हैं कि ये रिजल्टेंट वेक्टर आर को बनाने के लिए इतने सारे वेक्टर को जोड़ना पड़ा। तो ये सारे वेक्टर इस रिजल्टेंट के कंपोनेंट कहलाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू कितने कंपोनेंट बेटा? इनफाइनाइट कंपोनेंट। इस डायग्राम में हमने एक, दो, तीन, चार, पांच कंपोनेंट किए। तो अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू इनफाइनाइट कंपोनेंट। अब अगर कंडीशन डालें कि ये कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर हों, तो हम दो तरह से करते हैं। इन प्लेन, टू डायमेंशन में दो परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे तो उसको टू डायमेंशनल रिजोल्यूशन कहेंगे। और इन प्लेन में तीन कंपोनेंट होंगे, इसको थ्री डायमेंशनल रिजोल्यूशन कहते हैं। तो अब हम टू डायमेंशनल वेक्टर रिजोल्यूशन की बात करें। भाई हमारे पास में मान लीजिए एक वेक्टर है ए, जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर है। ठीक है। हमें इसको दो पार्ट्स में तोड़ना है, मतलब ऐसे दो वेक्टर जिनको जो आपस में परपेंडिकुलर हो और जिनको जोड़ने पर वेक्टर ए बनता हो। तो हमने क्या किया, यहाँ से इस पर एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर और वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डाला। तो यहाँ तक आने के लिए हमें एक्स डायरेक्शन में इतना और वाई डायरेक्शन में इतना चलना पड़ेगा। तो ये वाला और ये वाला आपस में पैरेलल है, तो हम ऐसा कह सकते हैं। तो एक्स एक्सिस पे जो पार्ट आ रहा है वो वेक्टर ए एक्स, और वाई एक्सिस पे जो पार्ट है वो ए वाई। अगर डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से समझना चाहें तो हम ए एक्स चलेंगे फिर ए वाई चलेंगे तो ए बनेगा, या ए वाई चलेंगे फिर ए एक्स चलेंगे तो ए बनेगा। बट ये केवल डिस्प्लेसमेंट के लिए नहीं, ये हर तरह के वेक्टर के लिए सही है। ओके। तो अब हमने क्या कहा कि फ्रॉम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ओ एम प्लस एम पी का सम ओपी होना चाहिए। तो ओपी इक्वल टू ओ एम प्लस एम पी। ओके। तो ये क्या हो गया बेटा? वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। अब यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन से एक्स एक्सिस पर यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप, और वाई एक्सिस पर यूनिट वेक्टर जे कैप। तो अब समझना, यहाँ पर ए एक्स क्या है? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along एक्स एक्सिस। और अगर हम पूरा ए एक्स आई कैप को राउंड अप करें तो ये कंपोनेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए along एक्स एक्सिस कहलाएगा। तो इस ट्राइंगल में अगर हम वेक्टर्स के हिसाब से इसको लिखते हैं तो ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप हुआ। तो यहाँ पर cos थीटा लगाओगे तो बेस ए एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूस है। इसी तरह से साइन थीटा लगाओगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है। ओके। तो ए एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए कॉस थीटा। और ए वाई की जगह पर ए साइन थीटा। अब अगर हम दोनों वेक्टर, दोनों कंपोनेंट से, मतलब ये एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, अगर हम यहाँ से वेक्टर का मैग्नीट्यूड लाना चाहते हैं तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे बेटा? इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो इनको जब स्क्वायर करके ऐड किया तो ये क्या हो गया? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा वन हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। डायरेक्शन देखनी है तो तीन में दो का डिवीजन देंगे, तो ए साइन थीटा बाई ए कॉस थीटा, दैट इज ए वाई बाई ए। तो यहाँ से डायरेक्शन आ गया टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए। तो हमारे पास में वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप है। हम रिकैप लेते हैं। तो ए एक्स को ए कॉस थीटा, ए वाई को ए साइन थीटा लिखा जा सकता है। मैग्नीट्यूड लेना होगा तो रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर लेंगे।
डायरेक्शन लेनी है तो tan थीटा इज इक्वल टू a बाय ax लिया जाएगा बेटा। ठीक है। कंपोनेंट की बात करें, अगर ये थीटा है तो इसके अलोंग a cos थीटा और परपेंडिकुलर को a sin थीटा। मान लीजिए हम एंगल ये लेते हैं अल्फा, तो ये वाला a cos अल्फा हो जाएगा और ये वाला a sin अल्फा। ठीक है। इसके आगे हम न्यूमेरिकल से शुरुआत करेंगे। राधे राधे बेटा।